प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नया विषय लेकर। तो बच्चों, मुझे इस बात की भी पूरी आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। अपने आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले जो हम काम रोज़ करते हैं कि अपने पिछले दिन जो हमने किया होता है, सबसे पहले उसकी दोहराई करते हैं। तो चलिए, मुझे आप ये बताइए कि कल हमने क्या किया था। कल हमने संचयन जो आपकी किताब है उसका पाठ शुरू किया था, टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला जो पाठ है वो हमने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है। अभी तक आधी कहानी ही हमने पढ़ी है। और टोपी शुक्ला पाठ के लेखक का क्या नाम मैंने बताया था? राही मासूम रज़ा। तो इस पाठ में मैंने आपको जहाँ तक कहानी बताई है उसके अनुसार मुख्य पात्र टोपी और उसका दोस्त जो है वो इफ़न है। टोपी और इफ़न दोनों के घरों की परंपराएं जो हैं वो अलग अलग है, क्योंकि एक हिंदू है तो दूसरा मुसलमान है। और टोपी का नाम भी मैंने आपको बताया था कि उसका नाम क्या है, याद करो बच्चों। तो याद किया बच्चों? जी हाँ, टोपी का नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला। और उसका जो दोस्त है इफ़न, उसका वास्तविक नाम क्या है ज़रा याद करो। मैंने आपको उसका नाम भी बताया था। टोपी के दोस्त का नाम था सैयद जरगाम मुर्तुजा। अब एक बात और बता दूं कि जो इफ़न के पिता हैं, अब उनका नाम क्या था? सैयद मुर्तुजा हुसैन, और वो कलेक्टर थे। और टोपी के पिता जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, नीले तेल वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। तो चलिए, ये तो उनके परिवार के सदस्यों की बात हुई। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि हमने कहानी कहाँ तक पढ़ी थी। तो हमने बात की थी टोपी और इफ़न की मित्रता की, उनकी दोस्ती की। वो घनिष्ठ और पक्के मित्र थे। और इसके बाद हमने ये बात की कि टोपी और इफ़न दोनों के घरों की परंपराएं अलग अलग थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण था टोपी और इफ़न। टोपी जो था वो हिंदू था और इफ़न जो था वो मुसलमान था। टोपी को इफ़न की दादी से बहुत लगाव था, क्योंकि वो इफ़न के साथ साथ टोपी से भी बहुत प्यार करती थी। टोपी को अपनी दादी इतनी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो उसे डांटती रहती थी। टोपी अक्सर इफ़न के घर आया जाया करता था, और इफ़न के घर आने जाने के कारण उसने बहुत से शब्द जो हैं, मुस्लिम शब्द जो हैं, वो उनसे सीख लिए थे। और एक बार खाने की मेज़ पर खाना खाते हुए टोपी ने अम्मी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसके कारण उसकी दादी और माँ ने उसे खूब डांटा और उसकी पिटाई भी हुई। तो अगले दिन फिर दोनों ने इस बात पर चर्चा की। तभी उन्होंने एक दूसरे से बात की कि कितना अच्छा हो, टोपी ने ये कहा कि कितना अच्छा हो कि क्यों ना हम अपनी दादियाँ बदल दें। पर इफ़न इस बात के लिए इनकार कर देता है। तो तभी एक संदेश आता है स्कूल में, जिससे ये पता चलता है कि इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो जाता है। टोपी उस दिन अपने आप को अकेला महसूस करता है। उस दिन वो दोनों खूब रोते हैं। और टोपी जब इफ़न के घर जाता है तो उसे वो घर खाली खाली लगने लगता है, क्योंकि उसे वो प्यार देने वाली दादी अब नहीं रही थी। फिर आगे हमने बात की है 10 अक्टूबर सन 1945 की बात, जो टोपी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। उसका कारण क्या है कि इफ़न के पिता जो कलेक्टर थे, उनकी बदली हो जाती है, और वो कहाँ चले जाते हैं? पूरे परिवार के साथ मुरादाबाद चले जाते हैं। टोपी उस दिन बिल्कुल ही अकेला रह जाता है।
टोपी उस दिन ये कसम खाता है कि वो कभी भी ऐसे लड़के को अपना दोस्त नहीं बनाएगा जिसके पिता की बदली हो जाती हो। अब जिस घर में इफ़न रहता था और उसके पिता और उसके परिवार के सदस्य रहते थे, वहाँ पर एक नया कलेक्टर आ चुका है। हमने यहाँ तक कहानी पढ़ी थी। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं, और जिसमें ये भी पता चलता है कि टोपी जो है वो कलेक्टर के घर में, जो नया कलेक्टर आ चुका है उसके घर में जाता है। उसका नाम ठाकुर हरनाम सिंह है और उसके 3 बेटे हैं। उनके साथ उसकी ज़्यादा मित्रता नहीं हो पाई है। एक दिन उसके 3 लड़के, किसके, जो नया कलेक्टर आया है, बीलू, गुड्डू और डब्बू क्रिकेट खेल रहे थे। हेड माली अंपायर था। माली और चपरासी से पहचान होने के कारण टोपी भी वहां चला गया। डब्बू के हिट करने पर गेंद टोपी के हाथों में आ गई और हेड माली ने उंगली उठाकर आउट करार दे दिया। डब्बू ने टोपी से अंग्रेज़ी में पूछा कि वह कौन है, हु आर यू। टोपी ने अपना नाम और अपने पिता का नाम बताया। बीलू ने उसे किसी चपरासी का लड़का समझा था, परंतु अंपायर ने उससे कहा कि वह शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर भृगु नारायण का लड़का है। बीलू द्वारा उसे क्लमजी अर्थात बेडोल कहने पर टोपी ने उससे कहा कि उसके एक ही थप्पड़ से वे नाचने लगेगा। बीलू द्वारा हाथ चलाने पर टोपी नीचे गिर गया। टोपी के उठने पर माली बीच में आ गया और डब्बू ने स्थिति को भांपते हुए उनके घर में जो कुत्ता था उस कुत्ते को टोपी के आगे छोड़ दिया। कुत्ते द्वारा काटे जाने पर टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी। इसके बाद टोपी कभी भी कलेक्टर साहब की कोठी की ओर नहीं गया। परंतु टोपी के सामने समस्या उत्पन्न हो गई थी कि अब किसके साथ खेले। उसके घर में सीता नाम की एक बूढ़ी नौकरानी थी। घर के सभी सदस्य टोपी और सीता दोनों को डांट दिया करते थे, इसलिए वे दोनों एक दूसरे में अपनापन खोजने लगे। अब टोपी को जो अपनापन और प्यार इफ़न की दादी से मिलता था, अब वो अपनापन और प्यार उसे अपने घर की नौकरानी सीता से मिलने लगा। तो बच्चों, इससे आगे अब क्या होता है। एक रात राम दुलारी ने टोपी को बहुत पीटा। राम दुलारी उसकी माँ। तब सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाया। अब उसकी पिटाई का कारण क्या था। उसकी पिटाई का ये कारण था कि ठंड के दिनों में टोपी का जो बड़ा भाई है मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट बना। एक भाई उससे बड़ा था और एक भाई उससे छोटा था। मुन्नी बाबू को कोट पसंद ना आने के कारण वही कोट टोपी को दे दिया गया और टोपी को ये लगा कि वो अपने भाई का कोट क्यों पहने, वो कौन सा उसके लिए था। तो उसने उठाकर वही कोट घर की दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। इस कारण घर में उसकी पिटाई हुई थी। अब बात करते हैं टोपी की पढ़ाई की। टोपी 9वीं कक्षा में, मतलब 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। हालांकि टोपी पढ़ने में बहुत तेज़ था। जब वह पढ़ने बैठता तो उसे कोई सामान मंगवाने के लिए बाहर भेज देता। इसके अलावा भैरव, जो उसका छोटा भाई था, उसकी कॉपियों के हवाई जहाज़ बनाकर उड़ा देता। टोपी अपने फेल होने पर बहुत रोया। घर में केवल उसके फेल होने की ही चर्चा होती रहती थी। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हुआ। इस प्रकार से 2 कक्षाएं पीछे रहने वाले छात्र उसके साथ हो गए। टोपी के लिए उनके साथ बैठकर पढ़ना आसान नहीं था। वह 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने दोस्तों के साथ ही रहता था, उन्हीं से मिलता और खेलता था। वह अपने कक्षा के छात्रों के साथ दोस्ती नहीं कर सका। अध्यापक भी कमज़ोर छात्रों का उदाहरण देते समय उसी का उदाहरण देते थे। वह प्रथम वर्ष तो किसी प्रकार ये सब सहन कर गया, किंतु लगातार फेल होने के कारण 7वीं कक्षा वाले छात्र उसके साथ हो गए। वह अपनी कक्षा में सबसे बड़ा और बूढ़ा सा दिखाई देता था। टोपी को अपने घर के समान अपने स्कूल में भी अकेलापन महसूस होने लगा। अध्यापक भी उस पर ध्यान नहीं देते थे।
उसके द्वारा उत्तर देने की इच्छा के बावजूद भी अध्यापक उसे घृणा भरी दृष्टि से देखते थे। एक दिन उसके हाथ उठाने पर अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा कि उसे तो एक ही पुस्तक पढ़ते हुए 3 साल हो गए हैं, उसे सारे उत्तर ज़बानी याद हो गए होंगे। उसने ये भी कहा कि उसकी कक्षा के अन्य छात्रों को तो अगले साल 10वीं कक्षा की परीक्षा देनी है। इससे टोपी को बहुत दुख लगा। इसके अलावा अंग्रेजी के अध्यापक ने यह भी कहा कि टोपी से तो वो अगले वर्ष प्रश्न पूछ लेंगे। ये सुनकर टोपी की कक्षा के अन्य छात्र खिलखिलाकर हंस पड़े, किंतु टोपी के लिए इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं थी। तो उसी की क्लास में एक और लड़का जो पढ़ता था, उसने भी एक दिन उसे रिसेस में उसने टोपी को ऐसी बात कह दी जिससे वह बहुत ज़्यादा दुखी हो उठा, और उसने उससे ऐसे बोला कि उसे तो 8वीं कक्षा वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वह उनसे पिछली कक्षा में उनके साथ पढ़ता था। ये बात सुनकर टोपी ने भी प्रतिज्ञा की कि वह इस वर्ष निश्चित रूप से पास होकर दिखाएगा। किंतु उसके पिता डॉक्टर भृगु नारायण के चुनाव में खड़े हो जाने से वह पढ़ नहीं पाया। लेकिन उसके पिता डॉक्टर भृगु नारायण की जब जमानत जब्त हो गई, तब घर में सन्नाटा सा छा गया। टोपी ने किसी तरह उस साल जमकर मेहनत की, जिसके कारण वो पास हो गया। इस पर भी उसकी दादी ने उस पर व्यंग पूर्ण बातें की और व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि उसकी रफ्तार अच्छी है, कम से कम तीसरे वर्ष तीसरी श्रेणी में अर्थात 3rd क्लास में पास तो हो गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी ये जो कहानी है टोपी शुक्ला, वो कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। और मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। टोपी के जीवन से हमें कुछ सीख भी मिलती है। एक तो ये सीख मिलती है, पहले तो वैसे आपको ये बताना चाहिए कि ये कहानी पढ़कर आपको कैसा लगा और कहानी का संदेश क्या है। क्योंकि बच्चों, पाठ या कविता जब भी किसी लेखक या कवि के द्वारा लिखी जाती है, तो उस कविता या पाठ लिखने के पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस कविता या पाठ के माध्यम से लेखक या कवि पाठकों को, जो रीडर होते हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं। तो इस कहानी का भी एक बहुत ही सुंदर संदेश है। अब वो संदेश क्या है, आपको सोचना चाहिए। मैं तो आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सीख क्या है, उसमें से पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी के साथ धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे इफ़न मुसलमान था, लेकिन फिर भी टोपी और इफ़न की गहरी दोस्ती थी। और इस पाठ के माध्यम से मानवता का संदेश मिलता है कि अपनापन और प्यार जो है वो किसी से भी मिल सकता है। अपनापन और प्यार जब हमें किसी से मिलता है, तब हम सामने वाले का ना तो पैसा देखते हैं, ना ही उसका धर्म देखते हैं, ना उसकी जाति देखते हैं, और ना ही उसकी उम्र देखते हैं। इस पाठ में हमें ये पता चला कि टोपी को जो प्यार और अपनापन अपने परिवार से मिलना चाहिए था, वो उसे नहीं मिल सका। उसकी अपनी दादी उसे डांटा करती थी, लेकिन वही अपनापन और प्यार जो है वो उसे इफ़न की दादी से मिलता है। लेकिन इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद उसमें जो प्यार की कमी उसके जीवन में आ गई थी, उस कमी को तो पूरा नहीं किया जा सका। और उस कमी को पूरा करने के लिए और उसे अपनापन और प्यार जो है वो किससे प्राप्त होता है, वो उसे अपनी घर की नौकरानी सीता से प्राप्त होता है। फिर उसके जीवन में जब उसका दोस्त उसे छोड़कर चला जाता है, तब वो अकेलापन और बढ़ जाता है। लेकिन जो मित्रता या ये हम कह सकते हैं कि जो दोस्ती या अपनापन उसे इफ़न से मिलता है, वो दोस्ती और अपनापन भी उसे दोबारा किसी से नहीं मिल सका।
फिर उसके जीवन में आए उतार चढ़ाव के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से वो कक्षा में फेल हो जाता है और कक्षा में जब वो बैठता है तो सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कक्षा के बच्चों द्वारा तथा अध्यापकों के द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्थिति तो किसी के भी साथ या किसी के सामने भी आ सकती है। तो अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश फेल हो भी जाता है तो उसे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ना केवल परिवार के सदस्यों को सहारा बनना चाहिए, बल्कि अध्यापकों तथा बच्चों को भी उस बच्चे की भावनाओं को समझना चाहिए, जबकि इस पाठ में उसकी भावनाओं को नहीं समझा गया, जो कि गलत था, क्योंकि यहाँ पर उसे प्रेरणा की ज़रूरत थी। अगर उसे अच्छे तरीके से प्रेरित किया जाता तो शायद जिस स्थिति से वो गुज़र रहा था वो स्थिति शायद उसके सामने ना आती। तो एक तो सीख हमें ये भी मिलती है। तो बच्चों, इसी पाठ को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सच्चा मित्र जीवन की अनुपम निधि होता है। अनुपम निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, अनुपम का मतलब अनोखा। टोपी, शुक्ला और इफ़न का उदाहरण देते हुए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। वैसे तो अगर आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे पाओगे, क्योंकि वास्तव में सच्चा मित्र जीवन की सचमुच अनुपम निधि होता है। वह जीवन के हर अच्छे बुरे समय में साथ देता है, विशेषकर कठिनाई के समय तो वह हमारा सहयोग और समर्थन सच्चे दिल से करता है। टोपी, शुक्ला तथा इफ़न भी सच्चे मित्र हैं। वे दोनों एक दूसरे को धर्म, जाति आदि से ऊपर उठकर प्रेम करते हैं। दोनों के बीच मित्रता बहुत गहरी है, इतनी गहरी है कि इफ़न के चले जाने पर टोपी स्वयं को अकेला महसूस करता है। वह इफ़न तथा उसकी दादी को दिल से चाहता था, इसलिए इफ़न के पिता के तबादले के कारण उसके चले जाने पर वह बहुत मायूस हो जाता है और कसम खाता है कि अब वह ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी की तबादले वाली नौकरी होगी। ये भावना गहरी वेदना से ही उत्पन्न हो सकती है। टोपी का हृदय वेदना से पीड़ित है। वेदना मतलब दुखी है, वह दिल से दुखी है। ऐसे संबंध को ही सच्ची मित्रता कहा जा सकता है। इन दोनों की दोस्ती से सच्ची मित्रता की प्रेरणा भी ली जा सकती है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हमें ये सीख भी मिलती है। तो बच्चों, आज के विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे और अगली कक्षा में हमारा विषय क्या होगा कि जो हमने ये टोपी शुक्ला पाठ पढ़ा है, अब हम उसके प्रश्न उत्तर जो है, अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं, अब हम वो करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चे इस पाठ को ध्यान से अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों में से ज़रूर पढ़ेंगे तथा इससे मिलने वाली सीख को भी ग्रहण करेंगे। तो नई कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जो काम आपको दिया गया है उसे ज़रूर पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।